वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर चुके हैं इंतज़ार हैदरी साहब, भी सीनियर सहाफ़ी हैं, पार्लिमानी उमूर को कवर करने का बड़ा लंबा तजुर्बा है। तो जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, हाफिज़ साहब वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि आइन की जो खिलाफ वर्जी है वो अब सिर्फ सदर मुमलिकत के ऊपर आप कैसे ये तलवार लटका सकते हैं, जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर एक तहरीक अदम एतमाद उसको ख़त्म कर दिया गया और उसके नतीजे में जो राइटली मेंशन कर रहे हैं 2022 में जो कुछ हुआ उस पर क्या होना चाहिए, और फिर फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील कर दी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर फेडरल गवर्नमेंट से लेकर जिसने रखना डाला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं होने दिए आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल सबवर्जन, ये तीन मुख्तलिफ एरियाज हैं जिसको हम कहते हैं। अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सबवर्जन ना किसी की पॉलिटिकल स्टेटमेंट से लग सकती है और ना ही किसी अथॉरिटी के कहने पे लग सकती, अनटिल उसके अंदर दो चीज़ें। एक ये है कि या आपको पाकिस्तान की कोर्ट्स जो हैं वो ये कहें कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सबवर्जन आई है, या फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक रेफरेंस बनाए और अल्टीमेटली कोर्ट के अंदर जाके साबित हो। अब दो चीज़ें जो हैं जिसकी तरफ अगर आप थोड़ा सा इसको डिस्टिंक्शन करें, बिल्कुल अगर 90 दिन के अंदर पंजाब के अंदर और केपीके के इलेक्शंस नहीं आए तो उसके अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस का या कॉन्स्टिट्यूशनल सबवर्जन्स का। लेकिन अगर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर प्रेसिडेंट ऑफिस के मुतालिक स्पेशल रिमार्क्स दिए या उनके मुतालिक ऑब्जर्वेशन दी कि प्रेसिडेंट ऑफिस को यह काम नहीं करना चाहिए था, जब उन्हें पता था कि आर्टिकल 95 और सारा वो जो एक्ट था उसे उन्होंने रिवर्स किया, तो जब ये जो मामला आया था 224 के नीचे और उसके बाद सारा था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टाइमली इंटरवीन करके वो सारे लोग आइडेंटिफाई करने चाहिए थे कि इसका ये रोल है, और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर होता। चूंकि मैं अब आपको बताऊं कि जितनी देर तक आप इस प्रोसेस को किसी न किसी लॉ के अंदर नहीं लेके आएंगे उतनी देर तक ये मामला जो इसी तरह चलता रहेगा। मैं आपके पास आता हूं अजहर सदीक साहब, आपका टेक लेता हूं मैं इस पे। अपनी मर्जी के मुताबिक जो है हम इंटरप्रिटेशंस करते जाएंगे। और दूसरा ये है कि एक चीज को बहस करते हुए हम दूसरी तरफ चले जाते हैं कि जी उसको भी पकड़े उसको भी पकड़े। हाँ, जो चीज है उस पर उसकी अलहदा बात कर लें, जो दूसरी है उसकी अलहदा बात कर लें, लेकिन दो चीजों को मिक्स करके हम ये कहें कि इस चीज को कंफ्यूजन में डालें या उसका लीगल वे फॉरवर्ड ना हो, ये सारा है तो उसी सियासी लड़ाई का शाखसाना है, तो उसी सियासी लड़ाई का शाखसाना जो 2022 अप्रैल से चल रही है, अभी तक हमारे सामने उसको समेटने का नाम नहीं ले रही। अजहर सदीक साहब, आप बताएं कि आप डू यू एग्री जो खोखर साहब कह रहे हैं या आप कुछ और ऐड कर रहे हैं? नहीं, खोखर साहब तो वो बातें कर रहे हैं ना, हवाई बातें हो रही हैं सारी, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। मैं तो बात देखे ना, हम ये पुरानी बातें भूल जाए, कैसे भूल जाए पुरानी बातें? अपना याद नहीं है 14 अप्रैल को इलेक्शन की डेट दी थी, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग अपनी जगह है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मौजूद है, क्या एक्शन लिया? 14 मई 14 पहले अप्रैल थी ना, अप्रैल 30-31 थी। ऐसा किसी ने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन मूव नहीं की थी, किसी ने एप्लीकेशन मूव नहीं की थी। अब ये बड़ी वाज़ेह तौर पर ना ये कंटेम्प्ट का इशू, यानी क्यों दरखास्त दी जाए? मैं तो हैरान होता हूँ इस बात पे, कंटेम्प्ट दी जाए, क्यों कंटेम्प्ट दी जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी अपनी नहीं है कि उसका अपना हुक्म था उस पर अमल दरामद होता? यानी हम ये कहें कि नहीं भी हमारी मर्जी, अपनी मर्जी से अपना सिलेक्ट करें चीजों को, बात सब करनी चाहिए आइन और कानून पे अमलदारी के हवाले से। ये तो बात बड़ी बात है कि आपने खुद रास्ता दे दिया है। आइंदा से ये ज़हन में रख ले, किसने कहा आइंदा से 5 साल बाद इलेक्शन होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आज तक नहीं हो सका था वो आपने एक दाग में गैलेसी डाल दी है। मैं कहता हूँ इस तरह आप 10 साल इलेक्शन ना कराएं, क्या कर लेंगे आप कुछ नहीं कहा आपने। वजह ये है कि जब तक आप उन लोगों को सजाएं नहीं देंगे, और उसकी मिसाल क्या है, मैं सल्यूट करता हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट भी हो रहा है, हम ख्याल जजेस बैठे हुए हैं, यानी वहां नाम डालते हैं, ईसीएल पीसीएल में नाम निकाल देते हैं, वहां देखें वो डिप्टी कमिश्नर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे अमल दरामद चाहते हैं तो आपको ये रवैया इख्तियार करना पड़ेगा, और ये रवैया हम नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं समझता, सदर तो ध्यान में रखे ना, सदर तो आर्टिकल 248 में इम्यून है, सदर के खिलाफ तो आप कोई भी एक्शन ले ही नहीं सकते। कत्ते नजर गलत है या सही है, किसने कह दिया? पहले 248 की हर्डल क्रॉस करनी पड़ेगी। लेकिन सही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस वक्त इस सारे मुकदमे को सुन रही थी और इलेक्शंस का मामला था, उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह तकसीम भी मौजूद थी और काजी फायज़ ईसा साहब का भी एक जजमेंट आ गया था कि
आइन के तहत जो आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात चल रहे हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। बहरहाल बहस किसी और तरफ चली जाएगी। अजहर सिद्दीक साहब, बिफोर आई मूव ऑन टू इंतजार हैदरी साहब और मखसूस नशिस्तों का मामला, मुझे ज़रा क्विकली बता दें कि जो आइन का आर्टिकल 224(1)(b है वो ये कहता है कि मेंबर्स ऑफ द केयर टेकर कैबिनेट्स इंक्लूडिंग द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एंड द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स शैल नॉट बी एलिजिबल टू कंटेस्ट द इमीडिएटली फॉलोइंग इलेक्शंस टू सच असेंबलीज। अब ये तो वाज़े तौर पर ये कहता है कि जो भी निगरान काबीना का हिस्सा रहा हो, जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसके बाद होने वाले इंतखाबात हैं उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। अब वो बुगटी साहब ने इलेक्शंस में हिस्सा भी लिया है और अब खबरें ये आ रही हैं कि वो उम्मीदवार भी हैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के लिए। तो आपके ख्याल में आईनी और कानूनी तौर पर ये दुरुस्त है, उनका असम्बली का इलेक्शन लड़ना भी क्या दुरुस्त था? अच्छा, पहली तो बात समझिएगा, पाकिस्तान में आइन और कानून आपको किसने कह दिया? आप गलत फहमी में मत रहें। हमारे इस पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पिछले 2 सालों में बता दें आपने इस पे आइन पे अमल दरामद देखा हो और उसी में आगे चलते हैं लेकर आपको, तो ये तो ज़हन से निकाल दें आप। मैं तो बल्कि तजवीज दे बैठा हूं और मैं बार बार तजवीज देता हूं, ये छोड़े इलेक्शन भी क्या कराने हैं आपने। एक आपने तकरीबन 100 अरब रुपया जाया कर दिया, चुप करके आप नीलामी डालें अपना 1-1 अरब रुपया भी एक सीट से मिले तो 1500 के करीब सीटें हैं, को 1500 रुपया मुल्क की खजाने में आएगा, वो कर्जा उतरेगा, को भला हो जाएगा। यानी ये जो फसाइयत चल रही है ये नहीं। अब इसी के साक्षाने में हम चलते हैं। यहाँ तो बड़ी क्लियर है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि निगरान काबीना इलेक्शन में इन्फ्लुएंस होगा। आप एक दिन पहले कहें, मैं 2 दिन पहले कहूँ मैं तो निगरान काबीना का मैं हिस्सा नहीं, मैं तो इस्तीफा दे दिया है। भैया आपने तो बाकायदा वहां रहे, आपका सिर्फ इलेक्शन वाले दिन इन्फ्लुएंस की बात नहीं हो रही है, ये तो इलेक्शन के पूरा इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान की बात हो रही है। और मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से कि सेनेट का इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अब वो अपनी सूबाई असेंबली की नशिस्त है उससे भी जाएंगे वो, और इस पे जजमेंट बहुत आ चुकी हैं रिकॉर्ड के ऊपर, आप जो मर्जी। वजह ये है कि वो एक खास अपना आपको पता है मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और उनकी सपोर्ट भी वही लोग करते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब होते हैं। तो हमें जरा इनके छोड़ के अजहर सिद्दीक साहब, मैं मजीद बहुत सारे मामला डिस्कस कर रहे हैं। हैदरी साहब के पास जाने से पहले अगर आपका कोई कमेंट ले लूँ। खोखर साहब, डू यू एग्री ये जो मामला है सरफराज बुगटी साहब का, क्या आइन वाज़े तौर पर नहीं कहता कि निगरान काबीना में जो भी रहा वो इमीडिएटली फॉलोइंग इलेक्शंस वो जब भी हों, वो जब भी आकर अलहदा हो जाए, लेकिन जब वो एक इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर वज़ीर दाखिला की निगरान वज़ीर दाखिला की पोजीशन पे सर्व करता रहा तो वो शख्स इलेक्शन कैसे लड़ सकता है और फिर चीफ मिनिस्टर की दौड़ में कैसे शामिल हो सकता है? ईसा आर्टिकल 224 के अंदर जो ये इंटरिम गवर्नमेंट का है, बड़ी क्लियर वाज़े उस चीज़ के अंदर है कि अगर आप उस प्रोसेस के अंदर आते हैं और आप कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं तो आप ना आपकी फैमिली, ना आपके डिपेंडेंट, ना आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट, और ना आप ख़ुद जो हैं ना सिर्फ उस इलेक्शन के अंदर बल्कि उस असेंबली का जो प्रोसेस के अंदर बाय इलेक्शन है उसके अंदर नहीं आप हिस्सा ले सकते। एक टेक्निकल चीज़ आई जिसको उन्होंने एडवांटेज लेने की कोशिश की है, और अगर ये चीज़ जो थी जब रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास पेपर गए थे वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया जाता तो एक चीज़ किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। अब ये है कि अगर वो ओथ ले लेते हैं तो अल्टीमेटली फैसला तो अदालतों ने करना है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक तरफ हम सिस्टम को डिस्कार्ड करते हैं, हम कहते हैं कि जी सिस्टम भी ठीक नहीं है, रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, इस मुल्क के अंदर कानून भी नहीं है, आइन भी नहीं है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया हुआ, ये हमारी पास किताब है, तो हमें इससे निकल जाना चाहिए। दूसरा ये है कि जब हम अपनी ओपिनियन दें तो अपनी ओपिनियन की बात रखें ना, अगले के आप सुन लें, अगले का जो है वो उसका आप सुन लें, आप अपना ख्याल रखें। किसने क्या हवाई बात कही है, किसने क्या हवाई बात नहीं की, देखते तो सुनने वाले फैसला करते हैं ना कि क्या बात कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। लेट्स द पीपल विल डिसाइड। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, इसे मैं आपको बताऊं कि इस मुआशरे के अंदर या मुल्क के अंदर हम कितनी को देर डिसअपॉइंटमेंट को लेके जाएंगे। क्या डिसअपॉइंटमेंट हर वक्त ये रखे कि हम पाकिस्तान के अदलिया को, अभी इशारा किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म आया है वो आपके चीफ जस्टिस और पूरे जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आया है कि उन्होंने ये फैसला कर दिया, उन्होंने ये फैसला कर दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो क्रिटिसाइज हो रहा है, उसको माफ़ी नहीं है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसको माफ़ी। और यार किसी को तो हम किसी वक्त छोड़ दें ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनको हम लीगल बैटल्स के अंदर चलें। हम इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को डिस्कार्ड करते हैं, फिर उन्हीं के पास चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन भी कोई नहीं है कि यहाँ अगर हमने सिस्टम के अंदर रहना है तो उस सिस्टम को फॉलो करें।
अब ये जो फॉर्म 45 47 का इशू है, हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से वहां पे जाके फैसला कर लें। रिटर्निंग ऑफिसर सही, की अच्छा, 85 से खोखर साहब, 90% डिस्कार्ड हुआ है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। खोखर साहब, आई बिलीव हियर कि जो आर्टिकल 224(1) है वो इतना क्लियर है कि इसके लिए जरूरत नहीं है इस बात की कि कोई शख्स इसको पॉइंट नहीं, आउट वो करे नहीं गया या ना, लेकिन इसे अगर वो नहीं गया तो अगर वो चला गया है तो उसको कोई ना कोई तो रोके ना, उसको सुओ मोटो तो हो नहीं सकता। अब वो गया है, उसके रिटर्निंग ऑफिसर को अगला इतराज करता कि ये नहीं आना चाहिए, अदालत उस पर रिटर्निंग ऑफिसर फैसला करता है, नहीं हाई कोर्ट उसका सही, ठीक फैसला है। करता एक और बहुत ही अहम मामला, इंतजार हैदरी साहब, मुझे इजाजत है, मैं जो ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो इंतजार हैदरी साहब से पूछेंगे कि ये जो मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट है जिसको बुनियाद बनाकर सदर मुमलिकत ने असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद की है, ये अलॉटमेंट होती किस तरीके से है, माजी में कौन सी मिसालें मौजूद हैं, और अब जिस तरीके से मुमकिना तौर पर यह अलॉटमेंट हो जाएगी, क्या वो पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत, उसकी साख, उसकी कानूनी हैसियत के ऊपर सवालिया निशान नहीं रखेगी? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।